कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। महेश जी जो स्नेहा के पास पहुंच चुके थे, वो स्नेहा को अपने सीने से लगाते हुए बोले, फिर क्या हुआ? अगर वो अपने मायके आई है तो उसका मायका भी उसका घर है, और मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मेरी बच्ची जब तक यहाँ रहना चाहे तब तक रह सकती है, और अगर पूरी ज़िंदगी भी रहना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बाप के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है, बल्कि उसका सहारा होती है ना स्नेहा? स्नेहा मुस्कुराई और उसने अपने हाथों को महेश जी की पीठ पर कस दिया। महेश जी उसका सर हल्के से चूम कर बोले, मुझे नहीं पता तुम्हारे और अंगद जी के बीच क्या बात हुई, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्नेहा बेटा। गलती तो हमारी है जो हमने जल्दबाजी में तुम्हारी शादी अंगद से कर दी, ये सोचकर कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा, लेकिन हमसे गलती हो गई। स्नेहा उन्हें देखते हुए बोली, आप परेशान मत होइए डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। निरंजना जी मुंह बनाते हुए बोली, बेटी का घर वापस लौट आना ही बाप के लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है, और तकलीफ देकर ये महारानी कहती हैं कि तकलीफ नहीं देंगी। तभी आयुष जो कि स्नेहा का भाई है, वो वहां पर आया और अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोला, स्टॉप इट दादी, हर बार आपका यही ड्रामा शुरू हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आपको स्नेहा से इतनी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप हर वक्त स्नेहा के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर आपको उसके इस घर में आने से प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखिए। अगर आप लोगों से मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा जाता तो इट्स ओके, मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। पर आपको बार बार स्नेहा को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, स्नेहा सुन सकती है लेकिन मैं नहीं। ये बोलते हुए वो भी स्नेहा के पास आकर खड़ा हो गया और स्नेहा उसके सीने से लग गई थी। निरंजना जी अपनी जगह से उठी और मुंह बनाते हुए बोली, मेरी इस घर में क्या इज्जत है ये आज मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया। जिस लड़की के लिए तुम लोग मुझसे लड़ाई कर रहे हो ना, देखना एक दिन ये पूरे समाज में तुम्हारा सिर नीचा करेगी। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठी और मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली गई। स्नेहा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर उसकी छोटी बहन आस्था तुरंत बोली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दी, आप जानती हैं ना दादी ऐसे ही करती हैं। उनका अपना मूड तो सारा दिन खराब रहता है, वो दूसरों को भी करती रहती हैं। जब उनका मूड ठीक होगा तो वो अपने आप वापस आ जाएंगी। आप मेरे साथ आइए, आज मॉम ने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है। ये बोलते हुए वो उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर गई और अनुपमा जी, महेश जी और आयुष उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगे। वो तीनों भी स्नेहा के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन फिलहाल उनके लिए स्नेहा को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। अनुपमा जी ने भी सोच लिया था कि वो शारदा जी से एक बार बात ज़रूर करेंगी कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन अंगद हॉल में आया और शारदा जी की तरफ देखने लगा जो वहीं पर बैठी थी और सर्वेंट से कुछ बात कर रही थी। अंगद को देखकर शारदा जी ने सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा किया तो वो तुरंत वहां से चली गई। अंगद अब शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, संगम ने कुछ खाया क्या? उसने अपना दूध पिया? शारदा जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, अगर वो हॉस्टल होता तो क्या तुम बार बार फ़ोन करके पूछते उसने खाना खाया या नहीं, उसने दूध पिया या नहीं, वो खुश है या नहीं, वो रो रहा है या चुप है, वो मुस्कुरा रहा है या खेल रहा है? नहीं ना, तो फिर यहाँ पर भी हॉस्टल वाली आदत डाल लो अंगद। अंगद गुस्से से बोला, आपसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। ये बोलकर वो खुद से संगम के रूम की तरफ बढ़ गया। वो आकर उसके बेड पर बैठा और जैसे ही अंगद ने संगम के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और उसके चेहरे को छुआ, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया, क्योंकि संगम का बदन पूरी तरह से तप रहा था। उसे बहुत तेज फीवर था। अंगद एकदम शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से संगम के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अपनी आंखें खोलो संगम, तुम्हें बहुत तेज फीवर है, देखो डैड की तरफ देखो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर संगम के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त हद से ज़्यादा बेचैन हो रहा था। बेशक से वो स्नेहा या फिर बाकी सबसे किसी भी तरह बिहेव करे, लेकिन संगम से सच में वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। संगम उसके दिल का टुकड़ा था। उसकी जान बसती थी संगम में, और संगम को इस हालत में देखना उसके लिए सच में बहुत तकलीफदायक था।
संगम की आंखें बंद थी। उसे यूं देखकर अब अंगद और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। तकरीबन 10 मिनट में ही डॉक्टर घर पर आ चुके थे। जैसे ही डॉक्टर घर आए, शारदा जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अंगद ने उन्हें कॉल किया है क्योंकि संगम को फीवर है। तो वो झट से डॉक्टर को लेकर संगम के रूम में आ गई। संगम को बुखार है ये सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। वो जल्दी से संगम के बगल में आकर बैठी और डॉक्टर ने संगम का चेकअप करना शुरू किया। इस वक्त उसे 102 फीवर था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, इन्हें इतना तेज फीवर कैसे हो गया मिस्टर मित्तल? क्या इन्होंने ठंडे पानी से शावर लिया था या फिर आइसक्रीम वगैरह खाई हो? इनकी आंखें भी बेहद लाल नजर आ रही है। रोए थे क्या ये? उनकी बात पर अंगद ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर हैरानी से बोले, तो फिर इतना तेज फीवर होने का कारण क्या हो सकता है? खैर कारण कोई भी हो, मैंने दवाइयाँ दे दी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है। कुछ ही वक्त में इन्हें होश आ जाएगा और अगर इन्हें होश नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है मिस्टर मित्तल। आई होप ये जल्दी से रिकवर कर जाएं। आप ठंडे पानी की पट्टियाँ इनके सिर पर लगाते रहिएगा। शारदा जी झट से बोली, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं ये सब कर लूँगी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और फिर वहाँ से बाहर चल दिए। शारदा जी ने डॉक्टर के जाते ही अंगद की तरफ देखा और बेहद तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, जब एक बच्चे से उसकी माँ को दूर किया जाए तो ये सब तो होगा ही ना। नहीं रह सकता बेचारा संगम अपनी स्नेहा माँ के बिना। तो क्यों उसे मजबूर कर रहे हो? जाओ जाकर स्नेहा को ले आओ। तुमने उसे जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इतना तो यकीन है मुझे कि अगर एक बार तुम उसे संगम का हवाला दोगे तो वो दौड़ी चली आएगी। उनकी बात सुनकर अंगद गुस्से से बोला, लेकिन मुझे उसे यहाँ पर लाना ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास? आज पहली बार तो संगम को बुखार हुआ नहीं है, पहले भी बहुत बार उसे बुखार हो चुका है और मुझे नहीं लगता तब स्नेहा उसकी लाइफ में थी। तो अब बुखार का कारण स्नेहा कैसे हो गई? शारदा जी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गईं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अंगद अपनी जिद छोड़ नहीं रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद रूम से बाहर निकल गया। शारदा जी ने संगम की तरफ देखा और रोते हुए बोली, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती बेटा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैंने स्नेहा को फ़ोन कर दिया और ये सब बता भी दिया तो स्नेहा यहाँ आ जाएगी, लेकिन एक बार फिर से उसे जलील किया जाएगा। पहले उसे खुद यहाँ पर बुलाऊं और फिर खुद उसे बेइज्जत होते हुए देखूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ ठीक हो जाओ संगम, तुम्हारे ठीक होने के बाद ही शायद तुम अपने डैड को कन्विंस कर पाओगे वो तुम्हारी स्नेहा माँ को घर वापस ले आए। ये बोलते हुए वो उसके बालों को सहला रही थी। वहीं अंगद किचन में आया। उसने कांच के एक बाउल में बर्फ़ के टुकड़े डाले और फिर साथ में एक नैपकिन लेकर संगम के रूम में वापस आया। वो संगम के बगल में लेटकर अब उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगा था। शारदा जी चुपचाप संगम के बगल में लेटी रहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद अंगद ने वो बाउल उठाकर साइड में रखा और फिर खुद भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ वक्त आप संगम का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला गया। शारदा जी बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी ब्यास मेंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। इसलिए वो अनुपमा जी की तरह देखते हुए बोली, मॉम क्या मैं कुछ वक्त बाद नाश्ता कर लूँ? अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। अनुपमा जी उसकी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अगर अभी मन नहीं कर रहा है तो बाद में खा लेना। अगर तुम्हें कुछ वक्त रेस्ट करना है तो तुम अपने रूम में जा सकती हो। स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाया और सीधा अपने रूम में आ गई। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद महेश जी और आयुष दोनों ब्यास इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल गए थे और अब घर पर सिर्फ स्नेहा, अनुपमा जी और स्नेहा की बहन आस्था के साथ उसकी दादी निरंजना देवी थी। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा तो अनुपमा जी हैरान हुई। वो बाहर की तरफ आईं और सामने अंगद को अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा देख उनके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। भले ही स्नेहा मित्तल मेंशन छोड़कर ब्यास मेंशन आ गई थी,
लेकिन अभी भी अनुपमा जी को इस रिश्ते से बहुत उम्मीद थी, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आईं और अंगद के सामने खड़ी हो गईं। वहीं अंगद उन्हें देखते हुए बोला, मुझे स्नेहा से बात करनी है। उसका जो बेरुखी से बात करना अनुपमा जी को पसंद नहीं आया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, जी क्यों नहीं, लेकिन आप अंदर तो चलिए। अंगद तुरंत बोला, अंदर नहीं आऊँगा मैं, आप उसे बाहर भेज दीजिए। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा जो बिस्तर पर बैठी हुई अपने फ़ोन पर अंगद और संगम दोनों की पिक्चर देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में बेहिसाब आंसू थे। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अनुपमा जी अंदर आते हुए बोली, नीचे अंगद जी आए हैं। अंगद के ब्यास मेंशन आने का सुनकर ही स्नेहा चौंक गई थी। वो खुद से ही बोली, अंगद जी यहाँ तो नहीं आ सकते, अगर वो यहाँ पर आए हैं तो ज़रूर कोई कारण होगा। मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना माँ? उसे तो कुछ नहीं हुआ होगा? क्या संगम उनके साथ आया है? ये बोलते हुए स्नेहा बहुत बेचैन नजर आ रही थी। वो अपनी जगह से उठी और तुरंत रूम से बाहर की तरफ निकल गई। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई और फिर हॉल में आकर देखने लगी, लेकिन वहाँ उसे अंगद कहीं नजर नहीं आया। वो अनुपमा जी से दोबारा कोई सवाल करती उससे पहले ही बाहर की तरफ से एक बार फिर से हॉर्न बजा तो वो समझ चुकी थी कि अंगद बाहर खड़ा है। वो तुरंत बाहर की तरफ आई। अंगद को देखते ही उसका दिल धक सा रह गया। वो सारी बातें जो अंगद ने उसे कही थी उसे याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसने तुरंत उन आंसुओं को साफ किया और फिर अंगद के सामने आकर खड़ी हुई। अंगद अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, कैसी हो? स्नेहा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, इतना तो मैं भी आपको अच्छी तरह से जानती हूँ अंगद जी कि आप यहाँ पर मेरा हाल चाल जानने तो नहीं आए होंगे। बताइए क्या कहने आए हैं आप? कुछ सुनाना बाकी रह गया है क्या, जो उसकी कमी पूरी करने आए हैं आप? अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, सच कहा तुमने, तुम्हारा हाल चाल जानने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डील करने आया हूँ। डील शब्द सुनते ही स्नेहा के चेहरे की वो व्यंग भरी मुस्कुराहट बड़ी हो गई थी। इसके अलावा वो और अंगद से उम्मीद भी क्या कर सकती थी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। स्नेहा झट से बोली, लेकिन मुझे आपके साथ कोई डील नहीं करनी। आप रिश्ते में मेरे पति हैं और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, हम दोनों के बीच वो खूबसूरती, वो प्यार नहीं है जो इस रिश्ते में होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस रिश्ते में सौदेबाजियां शुरू कर दूं अंगद जी। ये सब मुझसे नहीं होगा, इसलिए आप अपनी डील अपने पास रखिए। आप चाहते थे कि मैं मित्तल मेंशन छोड़कर वापस ब्यास मेंशन आ जाऊं, तो ठीक है, मैं आ गई यहाँ पर। अब आपकी और कोई ख्वाहिश मैं नहीं पूरी कर पाऊंगी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ अंगद के सामने जोड़ लिए और फिर वहां से अंदर की तरफ जाने लगी। लेकिन अचानक ही अंगद बोला, सोच लो, इस डील से तुम संगम से मिल पाओगी। उसकी ये बात सुनकर स्नेहा का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कने से इनकार कर गया। उसे कोई सौदेबाजी नहीं करनी थी, लेकिन संगम को मिलने के बदले अगर अंगद कुछ चाहता है तो वो अपनी जान देने को भी तैयार थी। उसने पलटकर अंगद की तरफ देखा और बोली, बताइए क्या डील करना चाहते हैं आप? अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, अब रिश्ते में सौदेबाजी कर लोगी तुम? ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। ये बोलते हुए उसका लहजा बेहद सार्कास्टिक था। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। अंगद ने अब अपनी गाड़ी में से एक फाइल निकाली और उसे लेकर स्नेहा के सामने खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए बोला, इसमें हम दोनों के डाइवोर्स पेपर हैं और साथ में 100 करोड़ का चेक। अगर तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करती हो और ये अमाउंट एक्सेप्ट करती हो तो तुम महीने में एक बार संगम से मिल सकती हो, पर मेरी इजाज़त से और मेरी नज़रों के सामने। अगर तुम्हें ये डील एक्सेप्ट है तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि इसे तुम एक्सेप्ट कर ही लोगी। 100 करोड़ तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये डील एक्सेप्ट है तो तुम आज ही संगम से मिल सकती हो, वरना ये डील और संगम से मिलने का ऑफर हमेशा के लिए खत्म। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद पर हंसे या रोए। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बोली, आपसे पहले ही कहा था अंगद जी, बेशक से आपको मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना, मत बनाइए, लेकिन अपनी दुनिया से पूरी तरह अलग करने की कोशिश भी मत कीजिएगा।
मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी, 100 करोड़ के बदले भी नहीं और 1000 करोड़ के बदले भी नहीं। अगर आपको अंदर आना है, नाश्ता करना है तो आप अंदर आ सकते हैं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलकर उसने अपने हाथ एक बार फिर से अंगद के सामने जोड़ दिए और अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ देर अंगद को देखने के बाद स्नेहा अंदर की तरफ जा ही रही थी कि अंगद गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रही हो तुम। अब तो इस डील के लिए मना कर रही हो, लेकिन अगर इसके बाद तुमने सामने से भी मुझे इस डील के लिए कहा तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। संगम को एक नज़र देखने के लिए तड़प जाओगी तुम, लेकिन मैं तुम्हें उसे नहीं देखने दूंगा। स्नेहा ने अब पलटकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, शायद आप भूल रहे हैं अंगद जी कि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ना कि आपके कहने से। आप तो कब से मुझे संगम और खुद से दूर करना चाहते थे, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं अपनी जिद पर खड़ी थी और आप अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अगर आज मैं संगम को छोड़कर आई हूँ तो अपनी मर्जी से, और अगर मैं संगम से मिलना चाहूँ तो अपनी मर्जी से मिलूँगी। फिर बेशक से आप कुछ भी करिएगा, लेकिन आप एक माँ को रोक नहीं सकते अपने ही बच्चे को मिलने से। अगर चाहूँ तो अभी इसी वक्त मित्तल मेंशन जा सकती हूँ, शादी हुई है हमारी, हर तरफ से आपकी बीवी हूँ और संगम की माँ। लेकिन अगर मैं पीछे हट रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। इसलिए बेहतर होगा ये सौदेबाजियाँ आप मेरे सामने मत करें, और ना ही एक माँ को मजबूर करें कि वो अपने उस रूप में आए जिस रूप में आप उसे देख नहीं पाएंगे। ये बोलकर स्नेहा तुरंत अंदर की तरफ चली गई और अंगद बस उसे जाते देखता रह गया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो भी अब अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी तुरंत मेंशन से बाहर निकल गई। वो सीधा मित्तल मेंशन वापस आया और आते ही संगम के रूम में आ गया। उसने शारदा जी की तरफ देखा जो संगम को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संगम दूध पी ही नहीं रहा था। अंगद शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे दो, मैं पिलाऊंगा इसे दूध। मैं भी देखता हूँ ये कैसे दूध नहीं पीता। ये बोलते हुए वो बेड पर बैठा और उसने संगम को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन संगम भी झट से उसकी गोद से उठा और शारदा जी के सीने से जाकर लगा। उनके हाथ में पकड़ा हुआ दूध का गिलास छलक उठा। अंगद संगम की तरफ देखता ही रह गया। वहीं संगम शारदा जी के सीने में सिमटा हुआ बोला, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस दादी माँ के पास रहना है और किसी के पास नहीं जाना। अंगद गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से करोगे तो कुछ बदल जाएगा? स्नेहा इस घर में वापस आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो इस घर में नहीं आएगी। गया था मैं उसके पास, लेकिन उसने मना कर दिया यहाँ आने से, और अब मैं दोबारा उसे लेने भी नहीं जाऊंगा। इसलिए चुपचाप मेरे पास आओ और ये दूध फिनिश करो। शारदा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंगद स्नेहा को लेने जाए और स्नेहा आए ना। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, और लेने किस तरह से गए थे तुम, जरा बताना मुझे। एक बाप और पति बनकर गए थे या कोई बिजनेसमैन बनकर गए थे? उनकी बात सुनकर अंगद शॉक्ड हुआ। वो हैरानी से बोला, मतलब इतनी देर में उसने आपको फ़ोन करके सब बता भी दिया? शारदा जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं। उसका फ़ोन तो मुझे आया भी नहीं, लेकिन मेरा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ संगम और तनुश्री के साथ है, बाकी सब तो यूं ही हैं, जिन्हें या तो तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हो या फिर बिजनेस के हिसाब से। पर मुझे गर्व है मेरी स्नेहा पर कि वो हर चीज़ बिजनेस के हिसाब से नहीं सोचती। ये बोलकर उन्होंने संगम को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम में ले गईं। संगम का फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उसे दवा और इंजेक्शन वगैरह लगाए थे तो थोड़ा कम ज़रूर हो गया था। पर अगर वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो फीवर तो दोबारा आने ही वाला था। अंगद गुस्से से बस उन दोनों को जाते देखता रह गया। वो अपनी जगह से उठा और ऊपर अपने स्टडी रूम में चला गया। ऑफिस तो वो नहीं जा रहा था, लेकिन अपना कुछ काम करने के लिए वो स्टडी रूम में आया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो नीचे शारदा जी के रूम में गया तो देखा शारदा जी संगम के माथे पर पट्टियां लगा रही थी। जो नहीं होना चाहिए था वही सब हो रहा था। अंगद तुरंत बोला, कुछ वक्त पहले तो संगम को फीवर नहीं था ना, तो फिर अब ये पट्टियां? शारदा जी भी तुरंत बोली, अगर बच्चा कुछ खाएगा नहीं और रोता रहेगा, उदास रहेगा तो और क्या होगा? पर तुम्हें क्या, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो।
अंगद गुस्से से उनकी तरफ देखने लगा। वो बेड पर बैठा और उसने संगम को अपनी गोद में उठा लिया। संगम बुरी तरह से तप रहा था। अंगद एक बार फिर से डॉक्टर को कॉल करने लगा। शारदा जी उसे देखते हुए बोली, बेशक से दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को बुला लो अंगद, लेकिन संगम का ये बुखार कोई भी दूर नहीं कर सकता, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो है उसकी स्नेहा माँ। बाकी तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा सही। ये बोलकर शारदा जी वहाँ से उठी और अपने रूम से बाहर चली गईं। अंगद ने एक बार फिर से संगम की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बच्चे को मेरे अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं। बीमारियों का इलाज डॉक्टर करते हैं। अगर इस तरह से इलाज होने लगा तो फिर डॉक्टरों की कोई ज़रूरत ही ना हो। ये बोलकर उसने संगम को अपनी गोद में उठाया और मित्तल मेंशन के पार्किंग एरिया में लेकर आया। एक गाड़ी की बैक सीट में वो संगम को लेकर बैठा और अगले ही पल ड्राइवर ने आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंगद संगम को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। कुछ ही देर में वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर ने एक बार फिर से उसका चेकअप करना शुरू कर दिया था। लेकिन इलाज वही था जो पहले कर रहे थे, और जब पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो अभी क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। डॉक्टर ने संगम को ड्रिप लगा दी थी और इंजेक्शन भी दे दिया था। अब वो अंगद की तरफ देखते हुए बोले, क्या कोई ऐसी बात है मिस्टर मित्तल जो आपके बेटे के दिमाग में खटक रही है? क्या कुछ ऐसा है जिनकी डिमांड वो आपसे कर रहे हैं, या फिर उनकी डेली रूटीन में कुछ चेंज आए हैं? कोई इंसान जो उनसे दूर हो गया है? जैसे ही उन्होंने कहा, अंगद की आंखें बड़ी हो गई। डॉक्टर उनके एक्सप्रेशंस देखकर बोले, हैरान होने की बात नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते हम सिर्फ पेशेंट की बॉडी को चेक नहीं करते, उसके दिमाग और उसके दिल को भी पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सच में ऐसा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मित्तल कि आप जल्द से जल्द अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कीजिए। अभी तक तो ये बुखार फिर भी हमारे कंट्रोल में है। हम दवाइयों से और इंजेक्शन से इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बुखार उनके दिमाग में चढ़ गया तो फिर कोई भी आपके बेटे को बचा नहीं पाएगा। आपसी रंजिश तो पूरी जिंदगी चलती रहती है। बच्चों के लिए तो भगवान भी झुक जाता है। हम और आप तो चीज़ ही क्या हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और अंगद के चेहरे पर अभी भी गुस्सा झलक रहा था। वो गुरूर जो उसे खुद पर था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब संगम की तरफ देखते हुए उसका दिल टूट रहा था। शाम के तकरीबन 8 बज चुके थे और संगम का बुखार अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, और हर बढ़ते पल के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। धीरज जी और शारदा जी दोनों हॉस्पिटल में आ चुके थे और संगम का ख्याल रख रहे थे, लेकिन वो भी जानते थे कि बेशक से संगम को जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दी जाए, उसका बुखार ऐसे नहीं जाने वाला। अब तो शारदा जी की हिम्मत भी टूटने लगी थी। वो स्नेहा को फ़ोन करने का सोच रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से स्नेहा को फ़ोन करे। जब वो स्नेहा के लिए कुछ नहीं कर पाई तो वो स्नेहा को संगम के लिए भी कैसे भूल सकती थी? इतनी मतलबी वो कैसे बन सकती थी? वहीं अंगद संगम के पास खड़ा उसे देख रहा था। डॉक्टर ने उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगाए हुए थे, इसलिए संगम बेहोश था। अगर उसे होश में ड्रिप लगाई जाती तो वो ड्रिप लगाने से भी मना कर देता। इसलिए अंगद ने ही डॉक्टर को संगम को बेहोश करने के लिए कहा था। डॉक्टर संगम के वार्ड में आए और उसका चेकअप करने लगे। वो उसे देखते हुए बोले, अब तक तो संगम को होश आ जाना चाहिए था, लेकिन इसे होश आया क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर अंगद हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। वो गुस्से से बोला, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर तुरंत बोले, सॉरी मिस्टर मित्तल, लेकिन आधे 1 घंटे में पेशेंट को होश आ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बेहोशी उनके लिए खतरनाक हो सकती है। मैं अभी इन्हें कुछ और इंजेक्शन लगा देता हूँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से संगम को इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए और अंगद इस बार डॉक्टर की तरफ देखता ही रह गया। तकरीबन 9:30 बज गए थे और अब परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। संगम को अभी तक होश नहीं आया और शारदा जी अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, ये सब तुम्हारे घमंड की वजह से हो रहा है अंगद। अगर तुम स्नेहा को ले आते तो मेरे संगम को किसी इंजेक्शन किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इंजेक्शन्स और दवा दे देकर तुम लोगों ने उसकी क्या हालत कर दी है। चेहरा देखो उसका कैसे उतर गया है, और पिछले 6 घंटे से उसने अपनी आंखें नहीं खोली है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अंगद।
कहीं ऐसा ना हो कि तनुश्री की आखिरी निशानी को भी तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दो। उनकी बात सुनकर अंगद के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जोरों से चिल्लाया, मॉम। शारदा जी रोते हुए बोली, बच्चे प्यार से पलते हैं अंगद, जबरदस्ती नहीं। और तुमने मेरे संगम के साथ जबरदस्ती कर करके उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। ये बोलकर वो रोते हुए वहां से चली गई और अंगद का दिल धक सा रह गया। उन्हें संभालने के लिए धीरज जी भी वहां से जा चुके थे। अंगद एक बार फिर से संगम की तरफ देखने लगा था और अब उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। ना जाने कितनी देर वो यूं ही संगम को देखता रहा और फिर उसने संगम के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मतलब मेरा शक सही था। आखिर तुम बस अब अपनी स्नेहा माँ के हो गए। तुम्हारे ये डैड तो तुम्हारे लिए कुछ रहे ही नहीं। तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ तुम्हारी स्नेहा माँ है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ज़रूरत ज़रूर पूरी करूँगा। ये बोलकर उसने अपने आंखों से आंसू साफ किए और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी वार्ड का दरवाज़ा अपने आप खुला और तेज कदमों से भागते हुए स्नेहा अंदर की तरफ आई। संगम को बेड पर लेटे हुए देख स्नेहा का दिल धक सा रह गया और उसकी आंखें जो पहले ही लाल नजर आ रही थी उनसे आंसू एक बार फिर से बहने लगे। इस वक्त उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसकी लाल आंखें साफ बता रही थी कि पिछले कुछ घंटे से उसने सिवाय रोने के और कुछ नहीं किया। अंगद स्नेहा की तरफ देख रहा था, लेकिन स्नेहा की नज़रें सामने बेड पर लेटे हुए संगम पर थी। उसका चेहरा देखकर ही जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। संगम का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। स्नेहा ने अब अपनी गुस्से भरी नज़रें अंगद पर डाली। वो जानती थी कि अंगद को उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आज वो नहीं रुकने वाली थी, इसलिए वो तेज कदमों से संगम की तरफ बढ़ गई। संगम जो बेहोश था उसने उसे अपनी गोद में लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। वो उसे देखते हुए बोली, क्या हाल बना लिया आपने संगम बेटा? आज सुबह मैं आपको छोड़कर गई और आप उस वक्त बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल ठीक थे, और अब आप अपना चेहरा देखिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपना ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने अपनी स्नेहा माँ से किया हुआ वादा नहीं निभाया। ऐसा नहीं कर सकते आप संगम बेटा। अब जल्दी से अपनी आंखें खोलिए और अपनी स्नेहा माँ को देखिए। देखिए, आपकी स्नेहा माँ आपके पास वापस आई हैं। जैसे आप अपनी स्नेहा माँ को बहुत प्यार करते हैं ना, उनके बिना नहीं रह सकते, वैसे आपकी स्नेहा माँ भी आपको बहुत प्यार करती है और वो भी आपके बिना नहीं रह पाई। पता नहीं ये कुदरत का कोई करिश्मा था या सच में माँ की ममता में बहुत जान होती है। वो संगम जो शाम से बेहोश था उसने अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अंगस जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, जब उसने संगम की आंखें खुलती हुई देखी तो वो भी हैरान रह गया। पिछले कुछ घंटों से वो लगातार संगम को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संगम को होश नहीं आया। और अब जैसे ही स्नेहा ने उसे अपनी गोद में लिया, जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। वहीं संगम ने अपनी आंखें तो खोल ली थी, लेकिन अभी भी वो काफ़ी वीकनेस महसूस कर रहा था। उसकी आंखें कभी खोलती तो कभी बंद होती। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ। स्नेहा की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। संगम को इस हालत में देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही थी वो बयान नहीं कर सकती थी। बस उसने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था, क्योंकि अगर वो टूट जाती तो उसके संगम को कौन संभालता। संगम अब तुरंत स्नेहा के सीने में सिमट गया और रोते हुए बोला, आप मुझे छोड़कर चली गई थी ना स्नेहा माँ, जैसे मेरी वो मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। गॉड ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। उन्होंने मुझसे छीन लिया था मेरी मॉम को, और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गई। क्या मुझे कभी माँ नहीं मिलेगी स्नेहा माँ? क्या मेरी फैमिली कभी पूरी नहीं होगी? ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके ये सवाल सुनकर स्नेहा के दिल पर जैसे खंजर चुभ रहे थे। काश वो कह पाती कि क्यों नहीं होगी उसकी फैमिली पूरी। ज़रूर होगी, वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अंगद जब खुद ही ये नहीं चाहता था तो वो कैसे संगम से वादे कर दे। लेकिन फिलहाल उसके लिए संगम को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसने संगम को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई संगम बेटा, जो मैं आपको छोड़कर गई। प्लीज़ आप अपनी स्नेहा माँ को माफ़ कर दो। मैं भी तो आपकी छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ करती हूँ ना। आप मुझे परेशान करते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन मैं फिर भी मान जाती हूँ ना। तो अब आप भी मान जाइए, अपनी स्नेहा माँ को माफ़ कर दीजिए।
आपकी स्नेहा माँ अब आपसे वादा करती है कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा आपके पास ही रहेंगी। ये बोलते हुए वो बस संगम को अपने सीने में समेट रही थी और अंगद चुपचाप उन दोनों की तरफ देख रहा था। कुछ वक्त बाद वो बिना कुछ कहे ही वार्ड से बाहर चला गया। संगम स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी नहीं, अब आप मेरे साथ पक्का वाला प्रॉमिस कीजिए। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ स्नेहा की तरफ बढ़ा दिया तो स्नेहा ने उसके हाथ को चूमना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू संगम के हाथ को भी गीला कर रहे थे। संगम का चेहरा अब तक बिल्कुल मायूस था, लेकिन अब अपनी स्नेहा माँ को देखते हुए उसका चेहरा खिल गया था और दरवाजे पर खड़ी शारदा जी और धीरज जी की आंखें भी नम हो गई थीं। कुछ वक्त पहले जब डॉक्टर भी हार मानते हुए दिखाई दिए तो शारदा जी ने स्नेहा को फ़ोन कर दिया था। वो जानती थी कि एक माँ का प्यार ही है जो अपने बच्चे को बिना दवाई के भी ठीक कर सकता है। वहीं अंगद अब इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा था और उसकी आंखों के सामने स्नेहा का चेहरा घूम रहा था। जिस तरह से उसने संगम को अपनी बाहों में समेटा और उसके आने से संगम को होश आ गया, वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ रही थी और कहीं ना कहीं उसे स्नेहा से अब और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। अब तक तो उसे इस बात का डर था कि स्नेहा उसके संगम को उससे दूर कर देगी, लेकिन अब तो उसका डर यकीन में बदल गया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी हॉस्पिटल से दूर चली गई। वहीं तकरीबन 1 घंटे बाद स्नेहा ने संगम को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसे खिचड़ी खिला रही थी। वो सामने फ़ोन पर देख देख कर उसे स्टोरी भी सुना रही थी, जिसे सुनकर संगम उस स्टोरी से रिलेटेड उससे सवाल पूछ रहा था। स्नेहा बस यही चाहती थी कि संगम जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन सबको भूल जाए और पूरी तरह से ठीक हो जाए। उसके दिमाग में ऐसी कोई बात आए ही ना जो उसके दिमाग पर किसी तरह का प्रेशर डाले। शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है स्नेहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मांगवा दूँ? वैसे तो घर से डिनर आया है, अगर तुम कहो तो मैं वो डिनर सर्व कर दूँ। स्नेहा ने हल्का सा मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बोली, नहीं सासू माँ, अभी नहीं, आप टिफ़िन रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। अगर आप और ससुर जी घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं संगम को संभाल लूँगी। शारदा जी अपना सरनामे हिलाकर बोली, नहीं, मैं यहीं पर हूँ, धीरज जी को मैंने घर वापस भेज दिया है। अभी अंगद भी हॉस्पिटल में नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन कुछ ही देर में वो भी आ जाएगा। स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाया और एक बार फिर से संगम को खाना खिलाने लगी। कुछ ही देर में संगम ने अपना खाना फिनिश कर दिया और अब स्नेहा उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे सुला रही थी। संगम को बार बार फीवर हो रहा था, दवा देने पर फीवर उतर जाता है और फिर कुछ ही देर में वापस हो जाता, वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब से स्नेहा आई थी तब से उसे दोबारा फीवर भी नहीं हुआ और अब वो आराम से स्नेहा की गोद में सोया हुआ था। उसे देखते हुए स्नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसे टेंशन इस बात की भी हो रही थी कि जब अंगद वापस आएगा तो वो उससे क्या कहेगी, अंगद उसे क्या क्या सुनाएगा और वो कैसे उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करेगी। अगर एक बार फिर से अंगद ने संगम को हॉस्टल भेजने की बात की तो अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और अंगद अंदर की तरफ आया। शारदा जी भी वहीं पर थी, लेकिन अब अंगद को वहाँ पर देखकर वो बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ, थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है, अगर कुछ वक्त आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और अंगद अब स्नेहा के पास आया। जैसे ही उसके कदम लड़खड़ाए स्नेहा समझ गई कि उसने ड्रिंक की हुई है। वैसे भी उसकी वो नशीली आंखें ही सब कुछ बता रही थी कि इतने वक्त से वो कहाँ गायब था। वो स्नेहा और संगम के पास आकर खड़ा हुआ और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, आखिर तुम जीत ही गई ना, खुश तो बहुत हो रही होगी तुम, आखिर तुमने अंगद मित्तल को जो हरा दिया, तुमने उससे उसका सब कुछ छीन ही लिया। स्नेहा उसकी बातों को सुनते हुए चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंगद की बातें सुनकर संगम की आंख ना खुल जाए। उसे चुप देखकर अंगद हैरानी से बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? अरे इतना बढ़िया मौका है तुम्हारे पास मुझे नीचा दिखाने का, अच्छे से हैवी डायलॉग मारो, 2-4, बड़ी तमन्ना होगी ना तुम्हारे दिल में मुझे सुनाने के लिए, तो खुद को कंट्रोल क्यों कर रही हो?
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, उड़ाओ मेरा मजाक, उड़ाओ अंगद मित्तल का मजाक। ये बोलते हुए उसने तालियां बजानी शुरू कर दी और एक बार फिर से वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। तो स्नेहा ने जल्दी से संगम को आराम से बिस्तर पर सुलाया और खुद बिस्तर से उठकर अंगद को संभालने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अंगद को हाथ लगाया, अंगद ने उसका हाथ दूर झटक दिया और बोला, संगम नहीं हूँ मैं जो मुझे इस तरह से टच कर रही हो, मुझे संभालने की कोशिश कर रही हो। मुझसे ये ड्रामा मत करके दिखाओ। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और खुद को संभाल सकता हूँ। ये फेक सिंपैथी, नकली प्यार मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर अब स्नेहा के चेहरे पर त्योरियां आने लगी थी। अंगद उसके चेहरे पर झुका और बोला, जब जब मैं तुम पर ब्लेम करता था कि तुम मुझसे मेरा संगम छीन लोगी, तुम कहती थी ना कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती अंगद जी, मैं तो बस आप लोगों को प्यार देने आई हूँ। कहाँ है वो प्यार? कोई प्यार नहीं करती तुम, ना मुझसे ना मेरे बेटे से। तुम बस अंगद मित्तल का गुरूर तोड़ने आई थी और वो तुमने तोड़ दिया मिस स्नेहा व्यास, तुमने अंगद मित्तल का गुरूर तोड़ दिया। ये बोलते हुए अंगद का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने जबड़े कस लिए थे और जैसे ही वो पीछे हटने लगा, एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ाए। इस बार वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन स्नेहा ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया और फिर बेइंतहा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद ने उसका हाथ दूर झटक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ। तुमसे नफरत है मुझे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और जब तुम मुझे हाथ लगाती हो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक ही स्नेहा अंगद के बिल्कुल करीब हुई और उसने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें नशे की वजह से बंद हो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें स्नेहा पर टिकी हुई थी। वहीं स्नेहा ने गुस्से से कहा, क्या कर रहे हैं आप? जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, सामने से कुछ जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने जवाब देना सीखा ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले ही लोगों का जवाब देना सीख लेना चाहिए था। अगर पहले ही ये सब सीख जाती तो आज मुझे अपने ही बच्चे को यूं तड़पते हुए नहीं देखना पड़ता। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे इंसान हैं अंगद जी। आपको संगम का प्यार नहीं दिखता, आपको मेरा प्यार नहीं दिखता, आपको दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी। और क्या लगा रखा है अभी ये कि मैंने आपसे आपके बेटे को छीन लिया। कुछ नहीं छीना है मैंने आपसे, और ना ही मैं आपसे कुछ छीनना चाहती हूँ। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी सर छोड़ो। स्नेहा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी, अगर हिम्मत है तो छुड़ा कर दिखाइए। मैं कुछ कहती नहीं तो आपने तो समझ लिया कि मेरे मुंह के अंदर जुबान ही नहीं है। अंगद व्यंग से मुस्कुराया और बोला, यही तो गलती हो गई मुझसे कि मैंने सोचा तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, दिमाग में अक्ल नहीं है और बहुत मासूम हो तुम, लेकिन तुम तो बहुत शातिर निकली। स्नेहा एक बार फिर से गुस्से में बोली, हाँ हूँ मैं शातिर, बहुत शातिर हूँ। आप बताइए आप क्या हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ अंगद जी कि आप एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हैं। आपको पता है जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप सबसे पहले उसकी बीमारी के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसकी बीमारी को ठीक किया जाए। और आपको पता था कि संगम कैसे ठीक होगा? अगर मैं उसके पास आऊँगी तो वो झट से ठीक हो जाएगा, और इस बात का सबूत आपके सामने है। जैसे ही मैं संगम के पास आई उसका बुखार उतर गया और उसे दोबारा बुखार हुआ ही नहीं। ये मैंने उस पर कोई काला जादू नहीं किया है, ये मेरा प्यार है उसके लिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, काला जादू ही है ये, तुमने मेरे बेटे पर काला जादू ही किया है, इसलिए तो मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, वो तुम्हारा हो गया। ये बोलते हुए अंगद की आवाज़ में तड़प साफ नजर आ रही थी, लेकिन स्नेहा इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्से में थी। वो तुरंत बोली, ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपके बेटे पर काला जादू किया है तो चलिए, मैं मान लेती हूँ ये बात। हाँ मैंने किया है काला जादू। अब बताइए अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे सामने डील रखेंगे कितने करोड़ों की? अगर 1000 करोड़ भी देंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। 1000 करोड़ तो छोड़िए, अगर पूरी मित्तल प्रॉपर्टी भी मेरे सामने रख देंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं मेरे बेटे से दूर नहीं जाऊंगी। बेशक से आपको नाराज होना है हो जाइए, मुझ पर गुस्सा करना है कीजिए, मुझे मारना है मारिए। तलाक मांगा था ना आपने मुझसे,
लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर अंगद मित्तल कि ये स्नेहा मित्तल अपने पति अंगद मित्तल को तलाक नहीं देगी, जीते जी तो बिल्कुल नहीं। और अगर मर गई तो बेशक से मेरी लाश से साइन करवाते रहिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात संगम को मुझसे दूर लेकर जाने की, तो एक बार पीछे हट गई मैं और नतीजा मेरे सामने है। अब तो बेशक से कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। और हाथ लगाकर दिखा दीजिए आप मेरे बेटे को, अगर आपको अच्छे से बता नहीं दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, तो मैं भी स्नेहा अंगद मित्तल नहीं। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और अचानक ही अंगद हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख स्नेहा हैरान हो रही थी। अंगद जोरों से हंस रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसका हंसना कम हुआ और उसकी हंसी में रोने की आवाज़ मिक्स होने लगी। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अभी भी अंगद के गिरेबान को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो गिरेबान उसके हाथ से छूटने लगा क्योंकि अंगद नीचे ज़मीन पर गिर रहा था और देखते ही देखते वो स्नेहा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे इस तरह से नीचे ज़मीन पर बैठते हुए देख स्नेहा की भी आंखें बड़ी हो गई। वो झट से अंगद के सामने बैठने लगी, लेकिन तभी अंगद ने उसके पैरों को पकड़ लिया और स्नेहा अब अपनी जगह पर जमी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।